हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। लास्ट लेक्चर हमारा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में था, तो उसको आप आई थिंक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आज मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे मैसेज आए थे। तो उन्होंने ये बोला था कि सर हमें आपकी वीडियोज़ नहीं मिली, तो आप एक चेक कीजिए जी, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए। तो प्लेलिस्ट में जाके आपको जो है प्लेलिस्ट बनी दिखेगी, वहाँ पे बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है और वहाँ पे आपकी पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो जैसे ही वीडियो हमारी अपलोड हो जाती है तो उस प्लेलिस्ट में चली जाती है, तो आप वहाँ से चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है जी हमारा कि लास्ट लेक्चर का जो एक क्वेश्चन है, और काफ़ी बच्चे ये भी कह रहे हैं सर हमसे बात नहीं करते, कमेंट नहीं पढ़ते। और अभी स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपको, लास्ट के 5 मिनट सिर्फ आपके होंगे, मैं आपसे बात करके जाऊंगा आज। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो इनका आंसर देना है। तब तक हमारे जो नए साथी हैं, जो कोई और स्टूडेंट है, वो भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो इनको चेक कीजिए जी और फटाफट इसका आंसर दीजिए, पहले क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का। सो गुड इवनिंग टू ऑल, फटाफट इसका आंसर दीजिए, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। ओके, सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपना इसका आंसर देखते हैं जी, क्या चीज़ है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय। ठीक है, सो पहले का आंसर है जी, इनकी नियुक्ति कोई नहीं करता, नन, कोई भी नहीं। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी लोगों ने आंसर ये लिखा होता है कि इसकी जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करते हैं। पहली बात तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कोई नहीं करता, इनका इलेक्शन हो रहा है जी और कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं। क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा है जी, वाइस प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन टू, जो उपराष्ट्रपति हैं वो किसको इस्तीफा देते हैं? तो उपराष्ट्रपति किसको इस्तीफा देते हैं जी, ये हमें पता है, ये इस्तीफा देते हैं आपके प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। तो ये है जी आपका क्वेश्चन। क्लियर? सो आज हम अपना टॉपिक फिर डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हमारा जो टॉपिक है वो है लोकसभा। तो लोकसभा को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अब। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे चीज़ें सुननी है, यहाँ पे चीज़ें समझनी है। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आपको होता है ना, वो घर पे जाके अपना सॉल्व कीजिए। काफ़ी बच्चे जो हैं, अगेन मैंने पहले ही बताया था, मैसेज कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो प्लीज़ सारे जो हैं अपने में जो है क्वेश्चन बैंक कहीं से भी लीजिए, मार्केट से इतनी बुक्स आती हैं, कहीं से भी लीजिए। आपको सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पर हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि हाँ, हम अपना जो क्वेश्चन सीरीज़ है मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ अभी। तो बट आप क्या, आपने अपने लेवल पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ऊपर ही ध्यान रखना है। टॉपिक जो है, टॉपिक के ऊपर सुनिए, ध्यान रखिए, सारी चीज़ें समझिए, फिर उसके बाद हम अपना जो है नेक्स्ट करते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है,
तो आज है जी टॉपिक हमारा लोकसभा। ठीक है। सो पहली बात तो जैसे हमने डिस्कस किया था राज्यसभा, पार्लियामेंट, संसद। पार्लियामेंट का जो संसद का अनुच्छेद था 79, राज्यसभा का था 80। क्लियर। सो लोकसभा का जो है इसकी कॉम्पोजिशन, इसका संग्रह किस किस अनुच्छेद के अंदर है? आर्टिकल अनुच्छेद 81 के अंदर। अनुच्छेद 81 के अंदर इसका जो है लोकसभा के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोकसभा है, जैसे हमने राज्यसभा के दूसरे नाम डिस्कस किए थे, तो ऐसे ही लोकसभा के दूसरे नाम हैं। ठीक है। दूसरे नाम क्या हैं? अदर नेम्स। सो पहले तो इसका इंग्लिश का नाम, ठीक है, सो वो है जी हाउस ऑफ पीपल। क्लियर। दूसरा है पॉपुलर हाउस, पॉपुलर सदन। थर्ड है टेम्परेरी हाउस, अस्थाई सदन। चौथा है लोअर हाउस, निम्न सदन। ठीक है। तो ये चार नाम है जी इनके, इनको इन नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो देखते हैं जी, लोकसभा इंग्लिश नेम है सीधा हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। दूसरा है पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस का वर्ड का मतलब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जी, पॉपुलेशन। ठीक है। सो पॉपुलेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि इनका जो चुनाव होता है उसके अंदर हम लोग वोट करते हैं, तो इसीलिए जो यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और डायरेक्ट इलेक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें हम वोट करते हैं, तो उसको क्या उसके कारण इसको क्या कह रहे हैं हम? पॉपुलर हाउस। क्लियर। तीसरा है टेम्परेरी, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन का मतलब देखिए, राज्यसभा हमने डिस्कस किया था, उसको हमने परमानेंट हाउस कहा था, स्थाई सदन बोला था। इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस, अस्थाई सदन। क्यों? क्योंकि ये जो है समय से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है। समय से पहले भंग किया जा सकता है। क्लियर। सो इट मीन्स डिसॉल्व्ड। ठीक है। डिसॉल्व्ड अर्लियर। ये देखेंगे जी किस तरीके से डिसॉल्व होता है, वो मतलब हम एंड में डिस्कस करेंगे किस तरीके से डिसॉल्व होता है, किस तरीके से ये भंग किया जाता है। ठीक है। सो टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन का मतलब समय से पहले भंग किया जाता है। क्लियर। उसके बाद है जी लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब निम्न सदन। निम्न सदन क्यों कहा जाता है? निम्न सदन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका सदस्य बनने के लिए जो एज चाहिए होती है वो चाहिए होती है 25 साल। अगर आप 25 साल के हैं तो आप लोकसभा का जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। राज्यसभा के लिए डिस्कस किया था, राज्यसभा की हमारी 30 एज थी। क्लियर। तो ये हैं जी आपके दूसरे नाम, ये आपको याद कर लेने हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है इनके सदस्यों के ऊपर बात आती है। अब हमने राज्यसभा में डिस्कस किया था, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर, टोटल मेंबर होते हैं 250, लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे? 245। ठीक है। सो ऐसे ही हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं, तो ये भी दो तरीके के हैं। एक तो है टोटल और मैक्सिमम। ठीक है, कि कुल सदस्य कितने हैं, तो हैं इसके 552। ठीक है। और दूसरा है एट प्रेजेंट। ठीक है। अभी कितने हैं? अभी कितने हैं? एट प्रेजेंट कितने हैं? ठीक है। सो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी प्लीज़ समझिए, इसको लिखना मत, कोई स्क्रीनशॉट कोई ज़रूरत नहीं है, इसको समझना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। सो 552 में हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 530, 20 और 2। ठीक है। और एट प्रेजेंट कितने हैं? 545। इसको हम डिवाइड करते हैं 543 और 2। ठीक है। 543 को आगे 2, 530, 13 और ये 2। क्लियर। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए ये कौन से लोग हैं, क्या हैं ये? ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा के जो अंदर इलेक्शन होता है उसके अंदर हम वोट करते हैं। ठीक है। तो हम वोट कर रहे हैं, तो ये 530 जो आ रहे हैं,
ये 530 जो आ रहे हैं ये आते हैं राज्यों से, ठीक है, स्टेट से। जाने कि जो स्टेट के अंदर हमारे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, एमपी हैं ये लोग, ठीक है, तो हम लोग वोट करते हैं इनको। तो ये 530 कहाँ से आएंगे? राज्यों से। और राज्य कितने हैं हमारे? 29, यानी कि 29 राज्यों से ये चुने जा रहे हैं। क्लियर। दूसरा है 13, ये 13 कौन है? 13 आते हैं जी यूनियन टेरिटरी से। जाने कि यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। राज्यसभा के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारी 2 केंद्र शासित प्रदेश वोट करते हैं आपके, एक था दिल्ली, एक था पुडुचेरी। लेकिन यहाँ पे 13 के अंदर, ठीक है, 13 के अंदर 7 के 7 जो हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी वोट करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 2, ये 2 जो हैं ये हैं एंग्लो इंडियन, ये हैं एंग्लो इंडियंस, आंग्लो भारतीय और आंग्लो इंडियन, ठीक है। सो पहली बात तो आपको इसमें एक चीज याद करनी है कि ये 2 नंबर जो है ना, ये 2 लोगों का, इसका अनुच्छेद, आर्टिकल, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 331 में लिख रखा है जी इसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे एंग्लो इंडियंस के लिए बात कहाँ पे की गई है कि आपके 2 एंग्लो इंडियंस चुने जाएंगे, 2 एंग्लो इंडियंस होंगे 331 में। लेकिन ये एंग्लो इंडियंस जो हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट, ठीक है, ये नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति, जाने के आपके प्रेसिडेंट। ये नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है जी? आपके राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। इस चीज को आपको याद करना है। ये आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब हमारे फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, ठीक है, सो आपको ये पता भी होना चाहिए कि लोकसभा जो है गठन और यानी कि मेड और फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई थी? ठीक है, सो जो गठन हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को और पहली मीटिंग हुई थी 13 मई 1952 को, ठीक है। जब हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तो इस टाइम पे 17 अप्रैल को 1952 को बना था और पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? 13 मई 1952 को। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारी पहली बार जो हमारी लोकसभा बनी थी तो उसके अंदर सदस्य थे 489, ठीक है। सो 489 मेंबर थे उस टाइम पे। क्लियर। अब जाके 545 हो गए हैं, ठीक है। ये कैसे बदल गई ये? ठीक है, समझना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 489 से कुछ हुए, फिर कुछ हुए, ठीक है, तो उसके बाद नंबर पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। जाने के 545 से पहले इसका क्या नंबर था? यहाँ पे इसका नंबर था जी 525, ठीक है। सो 525 से पहुंचे 545, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी अगर आपके संविधान में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी रिटर्न में हो, ठीक है, ये कुछ भी XYZ कुछ भी लिखा हुआ है हमारे संविधान में, अगर इसके अंदर हम चेंज कर दें, बदलाव कर दें, ठीक है, तो इसके लिए जब बदलाव होता है ना तो संशोधन होता है। जब कुछ भी चेंज होता है तो संशोधन होता है। संशोधन मतलब अमेंडमेंट। क्लियर। संशोधन मतलब अमेंडमेंट। तो इसका मतलब यहां से कुछ ना कुछ संशोधन हुआ होगा, अमेंडमेंट हुई होगी, ये सब चीजें। तो 525 से 545 सीट जब चेंज हुई तो कौन सी संशोधन हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 525 से 545 में जब चेंज हुआ था, ये 31वां 31st अमेंडमेंट 1973, ठीक है, ये वाला संशोधन हुआ था। ये आपको याद कर लेना है। 31वां संशोधन 1973, ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेनी है। तो इसमें आई थिंक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखनी है। 525 से 545 वाला संशोधन जो था, 31वां संशोधन 1973। क्लियर। सो इसको आप देख सकते हैं अभी। आई थिंक अब चीज़ इसमें आपको क्लियर होगी कि हाँ जी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, अभी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है।
अब अगर देखा जाए हमारे संविधान में, ठीक है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर जो है आपकी SC SC सीटों का जो है रिजर्वेशन जो है नहीं है, ठीक है। तो अब लोकसभा के अंदर जो है हमारा जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है जी, ठीक है, ये आरक्षण SC ST का है, यानी कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। तो इनका जो है रिजर्वेशन है। अब कितने लोग हैं ये हमारे संविधान के अंदर? 131, ठीक है। ये SC कितने आते हैं? SC आते हैं 84, क्लियर, और बाकी ST कितने आ गए? 47, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो 131 सीटें हो जाएंगी, क्लियर। तो 131 सीटें जो हैं हमारी रिजर्वेशन आरक्षण में आती हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना है, हमारे संविधान में आपने पढ़ा भी होगा एक मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। फिर ये तो राइट टू इक्वालिटी हुआ ही नहीं, इनको आरक्षण दिया गया, स्पेशली आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। ये ऐसी चीज क्यों? क्लियर। अब जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को ये बात बोली गई थी कि जो ये आरक्षण दिया जा रहा है, ये आरक्षण दिया जा रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के लिए, ठीक है। तो 10 सालों का मतलब क्या हो गया? ये चलेगा 25 जनवरी 1960 तक, ठीक है। तो ये 10 सालों के लिए, 10 साल के लिए ये आरक्षण मिलेगा, क्लियर। तो अब आरक्षण जब यहां पे आके खत्म होने वाला था, लेकिन साथ के साथ ये भी बात बोली गई थी, जब सारी पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, वो अगर 25 जनवरी 1960 को कहेंगे कि हाँ जी ये रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है कि अगर ये, फिर इनको आरक्षण क्यों दिया गया, ठीक है। आपको पता है जी हमारा इतिहास, ठीक है, इतिहास के अंदर इन लोगों का जो स्टेटस था, SC ST लोगों का जो स्टेटस था बहुत डाउन था, हम हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो डाउन था, तो इस स्टेटस को अप करने के लिए, ठीक है, अप करने के लिए तो ये आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो ये आरक्षण जो था 10 साल के लिए था। अब जब 25 जनवरी 1960 को बात आई, तो फिर ये आगे चलता गया, 10 सालों के लिए आगे बढ़ता गया, ठीक है, ये चलता चलता गया, ठीक है। और अब अब ये जो आरक्षण है, ठीक है, जो अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताया था अभी, जब ये चीज होगी तो एक संशोधन होगा, बदलाव आया तो अमेंडमेंट होगी, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट कौन सी? लास्ट वाली अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं हम, 95th अमेंडमेंट, 95th अमेंडमेंट एक्ट, 91st संशोधन 2009, ठीक है। तो ये वाला संशोधन के अनुसार क्या बोला गया कि 25 जनवरी 2020 तक, ठीक है, 2020 तक ये आरक्षण चलता जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल हो गए आरक्षण को, तो आपको पता है जी 50 से लेके 20 तक, जाने कि आपके 70 साल के रिजर्वेशन के हो चुके हैं। जब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हाँ करेंगी इस चीज़ के लिए, तब जाके ये जो है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होगा, क्लियर। तो ये चीज़ है जी, ये ध्यान रखना है। ये लोकसभा के अंदर और आपकी असेंबली के अंदर, असेंबली का मतलब विधानसभा के अंदर, ये आरक्षण की बात बोली जाती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी और बाकी हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक आपने समझ लिया होगा, क्लियर। तो इस चीज को आपको याद करना है। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं आरक्षण के बारे में, ठीक है। आरक्षण के बारे में मैंने 2 चीजें बताई हैं आपको, एक SC ST, ठीक है, एक हमने आरक्षण बताया है, एक हमने टर्म पढ़ी थी अभी एंग्लो इंडियन, आंग्लो भारतीय, ठीक है। एंग्लो इंडियन SC ST का जो आरक्षण है ये लिखा गया है जी 330 में, ठीक है। एंग्लो इंडियंस का आर्टिकल लिखा गया है, अनुच्छेद लिखा गया है 331 में, ठीक है। फिर उसके बाद 95 संशोधन हुआ था, 95th संशोधन हुआ था, अभी डिस्कस किया था, तो उसमें बोला गया था कि 10 साल के लिए जो आपकी रिजर्वेशन बढ़ी है, जो आपका आरक्षण बढ़ा है, तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया? ये आर्टिकल अनुच्छेद किस में लिखा गया? आपका 334 में। तो ध्यान रखना है आपको, 330 के अंदर SC ST के लिए रिजर्वेशन लिखी गई है, 331 के अंदर आपके एंग्लो इंडियन की लिखी गई है, 95 संशोधन के अनुसार जो 10 साल के लिए आगे बढ़ा तो 334 में लिखा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कौन है?
ये कौन लोग हैं? एंग्लो इंडियंस कौन से लोग हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्लो इंडियन? एंग्लो भारतीय कौन से लोग हैं? देखिए एंग्लो वर्ड कहीं कहीं पे भी आ जाए इसका मतलब होता है यूरोपियन, यूरोपियन यानी कि यूरोपियन इंडियन, ठीक है। सो हम कहते हैं कि वी आर इंडियंस, ठीक है, हम कहते हैं हम भारतीय हैं। कैसे हम कह देते हैं कि हम भारतीय हैं? क्योंकि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप यहाँ के हैं, ठीक है। लेकिन ये यूरोपियन इंडियन का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? यूरोपियन इंडियन का कॉन्सेप्ट ये हो गया जी, यूरोपियन भारतीय का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर कोई पेरेंट्स में, माता पिता में एक यूरोप का है और एक आपका भारत का है, ठीक है, तो जो उनका बच्चा पैदा होगा वो बच्चा जो कहलाएगा वो एंग्लो भारतीय कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रीति जिंटा, ठीक है, तो उसकी जो शादी हुई है वो जो है इंग्लैंड पर्सन यानी कि यूरोपियन पर्सन से हुई है, तो जब उसका कोई बच्चा होगा तो वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। क्लियर? फिर ये इन लोगों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, एक तरह से नॉमिनेशन इनको क्यों दी जा रही है? तो आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो कुछ अंग्रेज यहाँ पे भी रहे थे, हमारे फ्रेंच वाले भी लोग थे, पुडुचेरी वाले भी लोग थे यहाँ पे। क्लियर? फ्रेंच वाले लोग थे, अंग्रेज रहे थे, बहुत सारे लोग रहे यहाँ पे इंडिया में आके इंडिया में सेटल हो गए थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेटल हो गए थे तो उन्होंने क्या करिया, यहाँ पे शादियाँ तो करी होंगी, तो उनके बच्चे क्या कहलाएंगे? एंग्लो भारतीय, ठीक है। तो जब ये एंग्लो भारतीय जहाँ पे बच्चा पैदा होगा तो अगर देखा जाए तो इनकी सपोर्ट कौन है पीछे? कोई भी नहीं। तो इन्हीं लिए, इसी कारण जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनको आरक्षण देते हैं, नॉमिनेशन देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे SC ST के लिए बात हुई है ना, तो इसी टाइप का ही ये भी आरक्षण है, ठीक है। तो इनका नॉमिनेशन किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर? तो आई थिंक ये सब समझ आ गया होगा आपको। ओके, सो अब हम चलते हैं जी आगे। अब जब हमने बोला कि हमारा जो इलेक्शन है, सॉरी हमारी जो सीटें हैं, हमने सीटों के बारे में डिस्कस किया। अब बात है जी, जब हम वोट देते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है हम वोट देते हैं, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था वोटिंग एज क्या है हमारी? 18 साल, ठीक है। जब संविधान में लिखा गया था तो संविधान के अंदर 21 साल एज लिखी गई थी, तो अब जाके चेंज कर दी गई 18 के अंदर, ठीक है। तो अब इसके लिए भी क्या होगा जी? संशोधन होगा। अच्छा, एक चीज़ और, संशोधन का चैप्टर अलग से होगा, लेकिन जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं साथ के साथ चीज़ें याद करनी है। आर्टिकल, अनुच्छेद जो याद कर रहे हैं वो साथ के साथ याद करने हैं, ऐसा नहीं है कोई इसकी ट्रिक है, ठीक है। सो ट्रिक जो होती है ना वो कुछ ही टाइम के लिए याद रहती है। हाँ, अगर कुछ ज़बरदस्ती ट्रिक है, कुछ नाम याद करने हैं, उसकी तो ट्रिक बन सकती है। अब इतने आर्टिकल्स हैं, इतने अनुच्छेद हैं, इतने सब चीज़ें हैं, तो वो कैसे याद करेंगे? वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको ये चीज़ें साथ साथ याद करनी है, ठीक है। तो 21 से 18 साल जब एज करी गई तो इसके लिए भी संशोधन हुआ। तो इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ? 61वां संशोधन 1989, ठीक है। तो ये संशोधन हुआ जी, 61वां संशोधन। क्लियर? अब क्वेश्चन यहां पे ये भी पूछा जा सकता है, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जी आपके राजीव गांधी, ठीक है। सो राजीव गांधी जो थे यहां पे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे राजीव गांधी के टाइम पे आपका ये संशोधन होके हमारी एज कितनी कर दी गई? 18 साल। क्लियर? तो ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। क्लियर? और 18 साल का कोई भी पर्सन है वोट कर सकता है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि हमें, हमारे संविधान में लिखा गया है वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ठीक है, यानी कि राइट टू वोट। अब क्वेश्चन ये है कि ये वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, किस अनुच्छेद में लिखा गया है, किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद है जी आपका 326। क्लियर? 326, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? 326 में क्या लिखा गया है जी? राइट टू वोट, वोट देने का हक। क्लियर? और इस चीज को हम, जो 18 साल का कोई पर्सन होगा, वोट देने का हक है, इस चीज को हम और क्या कह देते हैं? 326 अनुच्छेद को और क्या कह देते हैं? इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये दोनों वर्ड आ सकते हैं आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन वर्ड्स का मतलब तो आपने बता देना है कि जिसकी भी एज 18 साल की होगी वो वोट कर सकता है, और अदरवाइज हिंदी में बोलते हैं इसको वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद कर लेनी है। तो ये 326 में लिखा गया है।
क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो राइट टू वोट है ये किस तरीके का अधिकार है, जो हमारा ये जो वोट देने का अधिकार है किस टाइप का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है या ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, किस तरीके का अधिकार है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि जो राइट टू वोट है, ये राइट टू वोट है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारे संविधान में लिखा गया है, संवैधानिक अधिकार है ये, ठीक है। संवैधानिक अधिकार जाने कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक हक, क्लियर। अब कई बार क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार नहीं होता। तो अगर ये ऑप्शन नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं आया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लीगल राइट, कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन दोनों ही आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आ गया और लीगल राइट भी आ गया, तो आंसर किसको लगाना है आपने, आपका संवैधानिक अधिकार को टिक मारना है, ध्यान रखना है ये चीजें, क्लियर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये आई थिंक ये चीजें समझ आ रही होंगी आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके साथ बने रहिए और चीज़ें अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारी अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने सीटें 489 से जाने कि 489 से हम लेके आ गए हैं जी 545, ठीक है, संशोधन तो होते गए, ठीक है। और लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने मैंने कमेंट पढ़ा था, उसका भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सीटें ऐसे कैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे इतनी सीटें हैं, यहाँ पे ऐसे कैसे है। ये जो सीटें डिसाइड होती हैं ना, ये जनसंख्या के आधार पे डिसाइड होती हैं, पॉपुलेशन बेसिस, ठीक है। और पॉपुलेशन बेसिस के अकॉर्डिंग होती हैं, जनसंख्या के आधार पे होती हैं। और जनसंख्या का आधार क्या लिया जाता है जी, सेंसस, ठीक है, जो आपकी हर 10 साल बाद जो है जनगणना होती है, उसके अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब हर 10 साल बाद आपका जो सेंसस होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है जितनी पॉपुलेशन बढ़ी होगी उतनी सीटें बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको करने वाला, ये सीटें बढ़ाने वाला, ये सीटें बताने वाला कौन है, चुनाव क्षेत्र को जो डिवाइड करेगा, चुनाव क्षेत्र के लिए जो बात करेगा वही होगा। वो कौन होता है जी, आपका डिलिमिटेशन कमीशन। वो क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग क्या करता है, चुनाव क्षेत्र की बाउंड्रीज बांटता है, ठीक है, कि हाँ इस एमएलए की हद यहाँ पे है, इस एमपी की हद यहाँ तक है, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन सेंसस अकॉर्डिंग जो है आपकी सीटें बदलता रहता है, ठीक है। तो ये सीटें कितनी बार बदली गई हैं, अभी तक 4 बार, ठीक है। यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग कितनी बार बैठा है, अभी तक 4 बार, ठीक है। कब कब, 1952 पहली बार, 1962 दूसरी, 1972 तीसरा, ठीक है। सो जब 1972 वाली बात हुई थी, 52, 62, 72, तो हम देख रहे थे कि सीटें ना बार बार बदली जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक संशोधन हुआ, अगेन बात आ गई ना संशोधन की, चेंज किया। तो उन्होंने चेंज क्या किया, एक हमारा संशोधन आया, 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट 1976। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन समझते रहिए, लिखना मत है, समझना है आपने। 52, 62 और 72 के बाद एक संशोधन आया 42वां संशोधन 1976, क्लियर। तो इस संशोधन के अनुसार क्या बात करी गई, इस संशोधन के बाद बात करी गई कि जो सीटें हैं ये आपकी 2000 तक कोई सीटें बदलेंगी नहीं। कहने का मतलब अब इसके बाद 1972 के बाद सीटें जो रहेंगी वो कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग हो रही हैं जी, इससे पहले वाली, क्योंकि हमारी 10 साल बाद जनगणना होती है, तो 1971 के अकॉर्डिंग जो है सीटें बदली जाएंगी। ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन को, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 4 बार परिसीमन आयोग बैठा, 52, 62, 72, ठीक है। तो 72 वाली जो सीटें होंगी, कौन सी जनगणना होगी, 1971 की, क्लियर। उसके बाद 42वां संशोधन हुआ 1976 वाला, तो उसमें बात क्या बोली गई कि जो जनसंख्या है, जो आपकी सीटें हैं वो 2000 तक वैसे की वैसे ही रहेंगी, क्लियर। तो इसका मतलब जब 2000 साल आया तो उसके बाद फिर ये सीटें चेंज करने की बात होगी, बिल्कुल हुई जी। 2000 के बाद 84वां संशोधन आया, 84th अमेंडमेंट 2001, जाने कि 84वां संशोधन
2001 आया तो इसमें बात क्या बोली गई, इसमें बात बोली गई कि जब अब सीटें जो बदली हैं तो ये सीटें अब फ्रीज कर दी गई कि ये बदलेंगी नहीं, कब तक, 2026 तक। क्लियर। तो 2026 तक जो हैं ये सीटें नहीं बदलेंगी। क्लियर। तो इसका मतलब जो 2001 में सीटें रख दी गई वो कब तक उतनी रहेंगी, 2026। तो इसका मतलब अब सीटें बदलेंगी कब, सीटें बदलेंगी कब, ऑब्वियसली बात है 2026 के बाद वाला जो आपका जनगणना होगी, सेंसस होगा, उसमें बदली जाएंगी। तब कब बदलेंगी, आपकी 2031 में जाके। ठीक है। तो 2031 में जाके ये जो है सीटें बदली जाएंगी। क्लियर। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, अगर किसी का कोई छूट गया है। ठीक है। तो देखिए जी, जो सीटें हैं मैंने अभी आपको बात करी 489 से 545 तक हुई, तो कैसे किस आधार पे हो रही हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो पॉपुलेशन कैसे होगा जी, सेंसस के ऊपर, जनगणना के आधार पे हर 10 साल बाद जो है सीटें बदलेंगी। क्लियर। तो ये इस सीटों को बदलने वाला कौन है जी, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। क्लियर। डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग कितनी बार बैठा है अभी तक, 4 बार। कब, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो है 17 अप्रैल 1952 को पहली जो है आपकी लोकसभा बनी थी। ठीक है। तो 52 में बैठा पहली बार, उसके बाद 62, उसके बाद 72। ठीक है। 72 के बाद क्या हुआ, एक संशोधन हुआ, 42वां संशोधन 1976। ठीक है। उसमें क्या बोला गया कि जो सीटें हैं आपकी 2000 तक चेंज नहीं आएगा, 2000 तक बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। 2000 साल की बात चल रही है ये। ठीक है। 2000 साल तक कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। क्लियर। जब 2000 के बाद एक संशोधन और किया जी इन्होंने, 84वां संशोधन 2001, और इसमें बोला गया कि आपकी जो सीटें हैं बिल्कुल कब तक फ्रीज हो जाएंगी, 2026 तक। ठीक है। तो 2026 के बाद वाला जो सेंसस आएगा, जनगणना होगी 2031 की, तब जाके सीटें बदली जाएंगी। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है, समझना है कॉन्सेप्ट, समझना है, ये 72 के बाद 76 में संशोधन क्यों, अगली बार सीट चेंज क्यों नहीं करी। अगर आप देखिए, आप खुद समझिए, हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर यानी कि दक्षिण भारत के अंदर जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो है नॉर्थ इंडिया वाले, उत्तर भारत वाले बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है। तो ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। वो थोड़े से एजुकेटेड ज़्यादा लोग हैं, तो उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था। ठीक है। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है। आपको ही पता है, अगर देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में ज़्यादा है। ठीक है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इस चीज़ के लिए, इनको रोकने के लिए जो 42वां संशोधन किया गया 1976 वाला। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि हाँ, आपकी सीटें नहीं बदलेंगी, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, आपको पता है जी, पॉपुलेशन हमारी एक तरह से बूम हुआ था, तभी एक कॉन्सेप्ट आए थे, बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है। ये ही कॉन्सेप्ट है, इसी चीज़ के कारण, मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इसके कारण ये सीटें बदली नहीं गई थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और इतने खर्चे देना, बार बार देना, हर 10 साल बाद खर्चा बढ़ रहा था, हर 10 साल बाद खर्चा बढ़ रहा था, तो वो चीज़ें इन्होंने मतलब बंद कर दी 2000 तक। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इनका रखा गया था। क्लियर। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है अब आपका कॉन्सेप्ट अब जो ये 42वां संशोधन लगा था, मैंने अभी बात करी थी 42वां संशोधन 1976। ठीक है। इसको संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि आधा संविधान तो हमारा 42वें संशोधन के अनुसार ही बदला गया है। जब हम 42वां संशोधन पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 42वें संशोधन को कहते हैं। ठीक है। और 42वां संशोधन जब हुआ था, तो यानी कि ये पॉपुलेशन वाली जो बात हमने अभी करी थी, तो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इस टाइम पे थे जी हमारी इंदिरा गांधी जी। क्लियर। और इंदिरा गांधी जी जो है आपकी, ये इस टाइम पे जो है आपकी 5th लोकसभा चल रही थी, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि इनका जो टर्म है, कार्यकाल, ये कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, ये कार्यकाल होता है जी 5 साल के लिए। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है जी, 5 इयर्स। ठीक है। अब दो तरीके का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, कार्यकाल तो 5 साल ही है। ठीक है। लेकिन हमने इनको अस्थायी सदन बोला था। अस्थायी सदन का मतलब, स्टार्टिंग में टेम्पररी हाउस का मतलब क्या था कि ये समय से पहले भी भंग हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, यानी कि इसको 5 साल से पहले भी हम भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट यहां पे एक और आता है कि इनका 1 साल
1 साल बढ़ भी सकता है, यानी कि 5 से 6 साल भी हो सकता है, यानी कि एक साल बढ़ने की प्रक्रिया भी इसके अंदर आती है। ठीक है, अब दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब डिसॉल्व की बात आई, भंग करने की बात आई, यानी कि हाउस खत्म, ठीक है, बिल्कुल हाउस खत्म, कोई पर्सन वहां पे बैठा नहीं है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा जो टॉपिक आएगा ना, मैं उसमें बताऊंगा कि प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट क्या है, मंत्रिपरिषद कौन होता है, जस्ट अभी आपको समझना है। प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद होता है, मैं अभी के लिए आपको बता देता हूं। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वर्ड का मतलब ये है कि जिसके अंदर जिसके उसके जो आपके प्राइम मिनिस्टर के जो चहीते नेता होते हैं, ठीक है, जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरीके के जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आगे चलेगा जब हमारा टॉपिक होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, अगर ये कह दें कि हमारे पास बहुमत नहीं है, ठीक है, ये कह दें कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो ये किसको कहने वाले हैं, ये कहने वाले हैं जी राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट को। अगर ये प्रेसिडेंट को इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं है, ठीक है, और इसीलिए प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, इस चीज को भंग कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हाउस आपका खत्म। क्लियर। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारी लोकसभा है कितनी बार भंग हुई है, तो लोकसभा जो भंग हुई है, डिसॉल्व हुई है, ये 8 बार हुई है, 8 टाइम्स। ठीक है, सो आपके लिए क्वेश्चन है, पहली बार कब हुई, फर्स्ट टाइम, और लास्ट टाइम, आखिरी बार। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के आपके जो है आपका आंसर भी आ सकता है, उसमें आप बता सकते हैं पहली और आखिरी बार कब हुई, और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपको बताना है। 8 बार मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट है कि 5 साल के बाद 1 साल प्रक्रिया बढ़ने का रीजन क्या है। पहली बात तो, अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी का मतलब राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति। ठीक है, ध्यान रखना है वर्ड, इमरजेंसी वर्ड नहीं सिर्फ ध्यान रखना, आपातकालीन स्थिति ध्यान नहीं रखना, राष्ट्रीय वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति के अंदर अगर कोई कंडीशन आ जाती है और जो गवर्नमेंट है, जो लाइक फॉर एग्जांपल बाई चांस, हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई कंडीशन आए अभी इस टाइम पे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के थोड़े से रिलेशन खराब चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि अब पूरा का पूरा वॉर वाला कंडीशन हो जाती है, पूरी वॉर के चांसेस बने भी हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति घोषित कर दें, ठीक है, क्योंकि अभी लोकसभा एंड सीजन में चल रही है, एंड टाइम चल रहा है। ठीक है, तो मतलब लोकसभा के 5 साल खत्म होने वाले हैं, तो 5 साल से बढ़ा के उनका 1 साल और बढ़ जाएगा, यानी कि वो 6 साल तक पहुंच जाएंगे, यानी कि वो 1 साल और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 5 साल है, ठीक है, सपोज करो हम बात करते हैं कि 2014 से 2019 तक का बीजेपी का टेन्योर था, हम बात करते हैं कि 2017 में ऐसी कोई बात हो जाती, ठीक है, और 2018 तक वो बात सही हो जाती, मतलब ठीक हो जाता, माहौल ठीक हो जाता, लड़ाई का कोई सीन नहीं होता। अगर यही कंडीशन जो है आपकी 2017 में होती और 2018 तक सही हो जाता, तो आपका 1 साल नहीं बढ़ता। अगर ये कंडीशन है कि आपका लास्ट ईयर चल रहा है, आपकी जो साल है, आपका समय जो है लोकसभा का वो लास्ट ईयर चल रहा है और राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति आ चुकी है, तब आपका 5 साल से 1 साल बढ़ के क्या हो जाएगा, 6 साल। ठीक है, और कितने टाइम बढ़ सकता है, ये अनलिमिटेड टाइम बढ़ सकता है, कितनी मर्जी बार एक साल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्यों बढ़ता जाएगा, ये डिपेंड करता है जी कितने साल तक ये इमरजेंसी लगी रही है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा आपका जब हम इमरजेंसी टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लियर, बट मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति आर्टिकल 352 आपका अनुच्छेद 352 में आती है। ठीक है, और इसके 3 रीजन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति है, हमारी 3 बार लगी है। ठीक है, 3 बार लगी है और तीनों रीजन के कारण। पहला है एक्सटर्नल एग्रेशन, ये है बाहरी आक्रमण, एक है वॉर, प्रॉपर युद्ध, एक है आर्म्ड रिबेलियन जिसे हम कहते हैं सैन्य विद्रोह।
ठीक है, तो सैन्य विद्रोह। अब क्वेश्चन ये है कि ये तीनों बार जो है, 3 रीजन है, और हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति है, ये 3 बार लगी है। ठीक है, 3 बार लगी है, ये डिस्कस करेंगे इमरजेंसी में, अभी नहीं डिस्कस करना चाहता मैं। 3 बार लगी है, लेकिन लोकसभा का टाइम जो है 1 बार बढ़ा है। ठीक है, अब कब बढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए, 1975 में। ठीक है, 1975 में किसकी सरकार थी जी, इंदिरा गांधी की। ठीक है, तो ये भी आपको इमरजेंसी में मैं बताऊंगा कि क्या रीजन थे क्या नहीं था, आपको याद करना है बस। अभी 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस टाइम पे जो है आपका लोकसभा का समय जो है 1 साल बढ़ा था, और अभी भी ठीक नहीं हुआ था, फिर 1 साल बढ़ाया। जाने कि आपका जो इमरजेंसी है, जो जब जो है आपका 1 साल बढ़ा था, वो 1 बार हुआ है, लेकिन वो कितनी बार बढ़ा था, 2 बार बढ़ा था। जाने कि 1975 से लेके 1977 तक जो है आपकी इमरजेंसी चली थी, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति चली थी। ठीक है, तो उसके बाद 5 से 6 से 7 साल हुआ था। क्लियर, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, और जो ये इसका जो रीज़न था वो भी मैं आपको बताऊंगा इमरजेंसी में, जस्ट अभी के लिए समझना है। इंटरनल डिस्टर्बेंस रीज़न था, फिर अब मुझे मत बताना ये सब चीज़ें, क्योंकि ये टॉपिक अलग है, मैं इसमें नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप सारी ये चीज़ें भूल जाओगे कि क्या चल रहा था। ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा इमरजेंसी वाला टॉपिक हो जाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का समय कितनी बार बढ़ा है जी, 1975 से 77 2 बार बढ़ा है, लगातार एक साल बढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कितनी बार हुई है, ये सिर्फ 1 बार ही ऐसा हुआ है। क्लियर, तो आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर, अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा की क्वालिफिकेशन भी कोई ना कोई तो होगी, कि आपकी हाँ योग्यताएं भी होंगी। तो योग्यताएं क्या हैं, बिल्कुल सेम है जी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था राज्यसभा के अंदर। ठीक है, सो राज्यसभा के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाँ जी वो सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एज का कॉन्सेप्ट। एज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे एज यहाँ पे आपको 25 साल चाहिए। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन सेम है। पागलपन नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, आप राज्यसभा का लेक्चर देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। क्लियर, तो ये जो चीजें हैं आपका कॉन्सेप्ट है जी लोकसभा का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एक चीज और। ठीक है, हमने राज्यसभा के क्वालिफिकेशन में, योग्यताओं में एक डिस्कस किया था पॉइंट, कि जैसे मैंने आपको बताया था मनमोहन सिंह का। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बिलोंग कर, ये मैंने राज्यसभा के लिए बात करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। ठीक है, सो डॉक्टर मनमोहन सिंह बिलोंग करते हैं पंजाब से, लेकिन ये इलेक्शन कहां से करते हैं, असम से। और मैंने आपको ये चीज बताया था, ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मनमोहन सिंह है बिलोंग तो यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो है इलेक्शन जीतते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनका वोटर लिस्ट में नाम है। ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो इसका मतलब राज्यसभा के लिए क्या है जी, उसकी जो है किसी भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसी चुनाव क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लोकसभा का ध्यान से समझना है आपको। अभी जो लोकसभा के लिए जो रिक्वायरमेंट है, लोकसभा के लिए रिक्वायरमेंट ये है, उसका नाम किसी भी चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए। किसी भी चुनाव क्षेत्र का मतलब, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं जी। अभी नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ठीक है, सो उन्होंने जब 2014 का इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, तो 2014 का इलेक्शन उन्होंने 2 जगह से लड़ा था। ठीक है, एक था वाराणसी और एक लड़ा था वडोदरा, गुजरात। ठीक है, तो वो दोनों ही सीटों से जीते थे, आपको पता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया था, इस सीट को कैंसिल किया था और यहां से उन्होंने अपनी सीट जो है मानी थी। ठीक है, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी बिलोंग तो बड़ोदरा से करते हैं, ये यहां पे आके कैसे लड़ पड़े। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जो है किसी भी चुनाव क्षेत्र में उनका नाम है। ठीक है, चुनाव क्षेत्र में उनकी वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन राज्यसभा के लिए क्या चाहिए था कि जैसे मनमोहन सिंह है, उनका असम वोटर लिस्ट में नाम चाहिए था। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अब मनमोहन सिंह का जो नाम है वो इस कॉन्सेप्ट इसकी लिस्ट में होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम किसी भी चुनाव क्षेत्र की जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए था। इनका नाम था बड़ोदरा में, लेकिन ये लड़े भी कहां से थे, वाराणसी में। फिर इन्होंने वाराणसी वाली सीट रखी थी और ये वाली छोड़ दी थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहां पे आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, जब बड़ोदरा वाली सीट छोड़ दी थी तो ये यहां पे क्या होगा, जो बड़ोदरा वाली सीट छोड़ देते हैं ना, तो वहां पे एक इलेक्शन होते हैं जिसे आप कहते हैं बाय इलेक्शन।
ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे ही इलेक्शन होगा, फिर दोबारा से इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये था जी आपका कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर, क्लियर। सो ये जस्ट आपकी लोकसभा के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है स्पीकर के बारे में। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, इसको समझना, ढंग से समझना, और उसको दोबारा से वीडियो भी देख सकते हो आप इस चीज़ को, क्लियर। और आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसमें जाके देखिए जी, जो बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप देखिए जी, क्लियर। तो एंड जो है हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके दोबारा से चेक कर सकते हैं। बायो की क्लासेस उसमें है, आपकी पॉलिटी की क्लासेस उसमें है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उस चीज़ की, क्लियर। एंड अब है आपकी बारी। अब मैं इसको देखूंगा जी आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को। अगर आपका कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछिए जी। किसने हेलो हाय करनी है फटाफट कर लीजिए। बिल्कुल सर, क्लास होगी, कल होगी, क्लास होगी। थैंक यू प्रवीण। कितनी भी सीटों में लड़ सकता है। एवरीवन लव यू। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, अब बहुत जल्दी जल्दी मैसेज आ रहे हैं। हेलो 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 एवरीवन। हिस्ट्री की क्लास भी जल्दी से होगी प्रियंका, जो आपका मैसेज है मैंने देखा है अभी। सो जो फर्स्ट स्टूडेंट है तो प्लीज़, अगर जहाँ पे जो आपका कमेंट बॉक्स में सॉरी इसमें साइड पे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप साथ के साथ जो है अपने दोस्तों का शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है अपने दोस्तों का भी भला कीजिए, और अगर आपका भला हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, पढ़े भी नहीं जा रहे। बिल्कुल सब अच्छा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जीएस के अंदर जो चीज़ होती है, ठीक है, तो जीएस के अंदर एक चीज़ है कि जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि किसी स्पेशल टॉपिक के लिए है। अगर मैं आपको बता दूं, जो अगर आप मेरा ये जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं ना, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, आप पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस लेवल की तक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस लोअर तो अपने आप क्लियर है, मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सारी चीज़ें कवर करवाई हैं। आप जाके किसी भी बुक से उठा के क्वेश्चन देखिए जी, जो हमने आज डिस्कस किए हैं। मुझे बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत बच्चों के पर्सनल मैसेज आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा लेवल जो है अब इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो लोग नहीं कर रहे, तो वो दोबारा से जाके इस वीडियो को देखिए, और जितने वीडियोज़ आ चुके हैं उनको दोबारा से देखिए, एंड जो है ये सारी चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक है। ओके, इतने दिनों से कहाँ पर थे एएस सिंह? मैं यहीं पे था, अब मिल गया हूं, तो अब सिलेक्शन लेनी है आपने। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। ये सबका आपका प्यार ही है जो बेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं थैंक यू कहूँगा कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो 50,000 जो है व्यूज़ होने वाले हैं उसके। एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। तो इसी तरीके से ये प्यार बनाए रखना, और मैं भी आपको इसी तरीके से बढ़ाता रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। सो अब मैं चलता हूँ, और जो है आपको अब नेक्स्ट क्लास होने वाली है आपकी। सो थैंक यू वेरी मच, एंड सुबह मिलेंगे हम अपने बायोलॉजी की क्लास में। हमारा कॉन्सेप्ट सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने पढ़ाया था, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो ब्लड वाला, रक्त वाला चलने वाला है सुबह वाली क्लास में, ठीक है। और जैसे जैसे क्लासेस आती जाएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी, आप वैसे वैसे आप देखते रहना, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड बाय, गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।